नमस्कार, जय श्री स्वामीनारायण। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7th का चैप्टर है हमारा दादी माँ। आपको दादी माँ संबंधित कोई गीत याद आ रहा है विद्यार्थियों? जी हाँ, दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो भी ये गुस्सा जरा हंस के दिखाओ, दादी अम्मा मान जाओ। जी हाँ, दादी माँ इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह जी। लेखक यहाँ पे अपनी दादी माँ के साथ बिताए हुए पलों को याद करते हैं। जैसे हम लोग भी अपनी दादी माँ के साथ कितना लगाव हमें होता है, वैसे लेखक को भी अपनी दादी माँ के साथ बहुत लगाव है। वो दादी माँ की मृत्यु होती है और वो उनके साथ बिताए हुए पलों को बहुत याद करते हैं। आइए पहले हम लेखक के बारे में जानते हैं। दादी माँ के लेखक, चैप्टर के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह जी। शिव प्रसाद सिंह जी का जन्म चंदौली जिले के जलालपुर गांव में हुआ था। इनका जन्म 1929 में हुआ था। इन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से साहित्य में एमए किया और उसके बाद वहीं पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ही लेक्चरर बन गए। उसके बाद उन्होंने कई कृतियाँ हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिया और कई कृतियाँ उन्होंने लिखी। उन्होंने जैसे उपन्यास लिखे। उपन्यास में उन्होंने अलग अलग वैतरणी, गली आगे मुड़ती है, नीला चांद, सैलूजा, हनोज दिल्ली दूरस्थ, औरत आदि उपन्यास लिखे। उन्होंने कहानी संग्रह में भी योगदान दिया। आर पार की माला, कर्मनाशा की हार, शाखा मृग, इन्हें भी इंतजार है, मुर्दासराय, राग गुंजरी इत्यादि। और उपन्यास कहानी संग्रह के साथ साथ उन्होंने निबंध में भी योगदान दिया है। उन्होंने निबंध संग्रह भी लिखे हैं। शिखरों के सेतु, कस्तूरी मृग, चतुर्दिक रिपोर्टाज, अंतरिक्ष के मेहमान, नाटक में घाटियाँ गूंजती हैं, आलोचना भी उन्होंने लिखी है। विद्यापति, आधुनिक परिवेश और नवलेखन, आधुनिक परिवेश और अस्तित्ववाद। उन्होंने कई प्रकार के लेख, कहानियाँ, उपन्यास लिखे। इसके अलावा उनके जो कहानी हैं उनमें गांव की भाषा का भी बहुत योगदान मिलता है। जो गांव की भाषा होती प्योर, वो उसकी झलक मिलती है। आइए अब हम उनके पाठ है लिखा हुआ दादी माँ, उसके बारे में जानते हैं। दादी माँ में उन्होंने गांव की भाषा का बहुत उत्तम उपयोग किया है और सहजता दिखती है। चलिए विषय शुरू करते हैं। दादी माँ कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते ही बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। पहले यहाँ पे हम कठिन शब्दों को जानेंगे। शब्दार्थ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। कठिनाई का अर्थ होता है मुसीबत, परेशानी। अनमना का अर्थ होता है बेचैन, दुखी या उदास। शुभचिंतक का अर्थ होता है हितैषी, भला चाहने वाला। प्रतिकूलता का अर्थ होता है विपरीत स्थिति। शरद का अर्थ होता है जाड़े की ऋतु। घेरू, तेज। हुड़क का अर्थ होता है तलब या चाहत। सन का अर्थ होता है झूठ। गवई का अर्थ होता है गांव की दवाइयाँ। मिश्रित का अर्थ होता है मिला हुआ। और आगे हम शब्दार्थ जानेंगे। कार परोजन का अर्थ होता है काम धंधा। निकसार का अर्थ होता है निकलने का रास्ता, यानी जो मेन द्वार होता है उससे निकलते हैं ना, तो उसको बोलते हैं निकसार। गांव की भाषा का यहाँ उपयोग हुआ है। नाक रगड़ना, खुशामद करना। दुबकी यानी सहमी यानी डरी हुई। निस्तार का अर्थ है उद्धार, यानी किसी चीज का उद्धार करना। विहल मीन्स बेचैन। उरिन मीन्स ऋण से मुक्ति। दलान मीन्स बैठक। अभयदान मीन्स निर्भीकता प्रदान करना। वात्य चक्र यानी घटनाक्रम। हम इन कठिन शब्दों को एक बार फिर से देख लीजिए विद्यार्थियों, ताकि आपको पाठ का सार समझने में आसानी हो। चलिए फिर आगे बढ़ते हम। अच्छा, अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता क्या है। पर बरबस मेरी आँखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान
स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मुझे लगता है कि जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेवर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार के बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध, यानी गंध का अर्थ यहाँ से हो रहा है महक से, छोड़ रहे हैं। रास्ते में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भेरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, चिंता नहीं, अगहन, यहाँ पे आषाढ़, अगहन, चैत्र, क्वार, ये सब हिंदी महीनों के नाम हैं। फिर अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, दुखी नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण, यानी महकपूर्ण जो है, झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बहुत बुरा लगता है, मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, हुड़क मीन्स मचल रहा था। एक दिन ही कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हालांकि बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर है, ज्वर का अर्थ यहाँ बुखार से है। सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। यहाँ पर लेखक कहने का प्रयास कर रहे हैं, लेखक उन दिनों को याद कर रहे हैं। लेखक को जब दादी माँ की मृत्यु की चिट्ठी मिलती तो वह स्तब्ध रह जाते हैं और दादी माँ के साथ बिताए हुए जो पल है वो उन्हें स्मरण करने लगते हैं। यहाँ पे है कि जब वो गाँव में थे तो क्या झाग भरे पानी में नहाना, तालाब के झाग भरे पानी में नहाना, और जो घेरू यानी प्याज, वन प्याज, और मोथा यानी कि जली भूमि में होने वाला एक प्रकार का पौधा था जिसके सड़ने की गंध उन्हें अभी भी याद है। वो बोलते हैं कि मुझे कुछ भी ना मिले, लेकिन मुझे उस तालाब के झाग भरे जल में नहाने को ना मिले तो मुझे बड़ा बेचैनी होती थी। उन्होंने सिर्फ 1-2 बार ही नहाया कि वह बीमार पड़ गए, और जब वो बीमार पड़े दादी उनका बहुत ख्याल रखती थी कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। फिर क्या हुआ, बुखार उनका उतरा नहीं, रजाई पे नहीं उनका बुखार उतरा, रात में उनका ताप उतरा। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी उसी झाग भरे जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारेहीन धोती, सन यानी जूट से सफ़ेद बालों के सिरों पर संग टपकते हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती मीन्स यहाँ का तात्पर्य है यानी हाँकती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई हुई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। लेखक क्या कर रहे हैं, जब वो दादी को याद करे तो बोलते जब मैं वहाँ गांव गया, और गांव को अपने बहुत वो याद करते, जब मैं गांव में था एक बार मैं बीमार पड़ गया तो क्या वो झाग भरे जल, तालाब के झाग भरे जल से नहाए और वो बीमार पड़ गए। तब दादी उनकी दिन रात उनकी देखभाल करती, उनका ताप उतरा या नहीं उतरा, उनको समय से दवा या खाना खिचड़ी मिली या नहीं मिली, अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो कोई दूसरा व्यक्ति उनके पास सीधे चला तो नहीं गया, वो और साफ सफाई का भी ध्यान रखती थी। लेखक यहाँ यही बताने का प्रयास कर रहे हैं और बताते हैं कि दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विशेष उच्च के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप
सफाई कोई उनसे सीख ले। लेखक क्या बता रहे हैं कि दादी माँ को गांव की दवाइयों के ढेरों नाम थे और उनका कैसे उपचार करना उन्हें पता था। जब भी कोई गांव में व्यक्ति बीमार पड़ता तो वहां पहुंच जाती और उसकी सेवा करती। उसको क्या बता रहे कैसे करती, माथा छूती, पेट छूती और हाथ छूकर देखती कि उसको क्या हुआ है। और जैसे उन्हें कुछ अलग तरह से भी वो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि उसकी देखभाल में दवा के साथ उनकी सफाई का भी बहुत ध्यान रखती थी। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वो जैसे पागल होती, यानी वो पूरी घर की व्यवस्था देखती थी। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू दे जाता है, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भी भाग जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। लेखक क्या कह रहे हैं कि वो अब सोच रहे हैं कि अभी तो मैं बाहर मतलब दूसरी जगह पे हुए हैं तो बोले अभी भी मैं बीमार पड़ता हूँ, मुझे बुखार होता है, लेकिन क्या होता है डॉक्टर आके नाड़ी देख कर चलाता है। और मेस महाराज का अर्थ यहाँ पे होता है खाने वाला रसोईया क्या करता है, वो भी अपने मन से कुछ न कुछ पका कर दे जाता है। आगे बढ़ते हैं। फिर लेखक दादी के साथ अपने भाई की शादी के समय का दिन याद करता है कि किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती। उत्साह यानी यहाँ पे उत्साह का अर्थ है जोश और आनंद का अर्थ है खुशी, यानी उनके घर में पहली शादी थी उनके पोते की तो बहुत प्रफुल्लित थी। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ ना करूं तो होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर जब उन्हें शादी का घर था, जब उनको गांव की औरतें अपने पास बुलाती तो वो कहती, भले सभी जानते दादी माँ कोई काम नहीं करती, लेकिन वो क्या कहती कि घर में यानी काम धंधे का है और मैं कैसे बैठ सकती हूँ, अगर वो कुछ ना देखे तो कोई भी काम नहीं हो सकता। जानने को यो तो सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति यानी गैर हाजिरी बहुत वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती, यानी कुछ भी शादी में कार्य हो रहा है अगर दादी माँ नहीं पहुँची तो वह कार्य का था वो कार्य में विलंब में थोड़ा देर हो जाता था। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, बाहरी निकसार में घर का जो मेन द्वार होता है वहाँ पर, ठीक है, निकलने का रास्ता में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास से कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी हैं। सोन ना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दो, तेरी आंख में तो शर्म ही नहीं है, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी, अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। यहाँ पर लेखक बोलते हैं कि एक दिन वो बाहर से घर कहीं गए थे और वो घर आते हैं तो देखते हैं दादी किसी को डांट रही होती हैं, लेकिन जब वो आगे थोड़ा बढ़ते देखते हैं वो रामी की चाची खड़ी है और वो सहमी हुई हैं। दादी ने उन्हें कुछ रुपए दिए थे और वो उनका सूद मांग रही थी, वही बोलती हैं और वो लेखक यह बात देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर रामी की चाची यहाँ पे क्या कहती है, दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैर की ओर झुकी, बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। निस्तार का अर्थ होता है उद्धार करना, किसी के ऊपर उद्धार यानी उसको उस कष्ट से उबारना। हट अभी नहा के आ रही हूँ, दादी माँ पीछे हट गई। जाने तो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीबें दे देगी कभी। यहाँ पर जब रामी की चाची बोलती है कि हाँ मालकिन मैं दे दूंगी, अभी मेरी बेटी की शादी है और उसका अगर आप नहीं पैसे देंगे तो कौन उद्धार करेगा, तो फिर वो दादी के पैरों पे गिरना चाहती तो दादी उसे अपने पास से दूर कर देती है। यह वाक्य लेखक देख रहा होता है। लेखक इस अप्रिय घटना को टालने के लिए वह कहते हैं दादी माँ ये पैसे दे देंगी। दादी माँ फिर लेखक को बोलती हैं कि चल तू मुझे समझा मत। आगे बढ़ते हैं। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी।
मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विहल का अर्थ होता है बेचैन होकर, कहा, उरिन हो गई बेटा, भला भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। लेखक इस वाक्य को भूल जाता है कि दादी ने कभी ये रामी की चाची को डांटा था। वो रास्ते में रामी की चाची मिलती हैं तो बोलता है लेखक, यहाँ पे लेखक बोलते हैं कि आज क्या बात है, बहुत प्रसन्न लग रहे हैं। तो वो बोलती है बेटा, और दादी सुनते ही को दादी को आशीर्वाद दे रही है, दूतो नहा पूतो फलो। तो विहल तो पूछता है कि भाई आज आप इतनी खुश किस लिए हैं? तो बेचैन होकर रामी की चाची बोलती है कि बेटा कल तुम्हारी दादी आई थी और उन्होंने मेरा पहले का सारा ऋण माफ़ कर दिया और 10 रुपये भी देकर गई। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। फिर लेखक यहाँ बोलते हैं कि उस रोज़ तो वो आपको बहुत डांट रही थी, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो भला क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। लेखक इस बात को सुनकर आगे बढ़ाते हंसते हुए। फिर किशन के विवाह के दिन फिर वो विवाह की बात पे आते हैं कि भाई उनके भाई का विवाह था और उस दिन बारात जाने वाली होती, तो क्या होता है। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती, विवाह की रात को अभिनय भी होता। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। यानी यहाँ पर लेखक करें किशन भैया के विवाह का समय था। सभी लोग जब बारात जाती है उसके बाद उसी रात्रि को घर की जो सारी औरतें होती हैं वह एक अभिनय करती हैं। विवाह से लेकर बच्चे के जन्म तक का वो अभिनय करती हैं और सिर्फ वह अभिनय औरतें ही करती हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दलान में सो रहा था, वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। यहाँ पे बोले कि लेखक बीमार थे, इस वजह से वो बारात में यानी अपने भाई के विवाह में नहीं जा सके। तो वो क्या किए, वो वहीं रुक गए और उनका चचेरा भाई भी, मेरा भाई भी देर से आता है तो वह भी बारात में नहीं जा पाता। उसके रुकने पर औरतें आपत्ति जताती हैं। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। दादी माँ बोलती हैं कि लड़के यानी जो बच्चे हैं उन लड़के और ब्रह्मा यानी भगवान का मन एक समान होता है। मुझे भी पास की एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी, सोचा कहीं जोर से हंस दूँ, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर क्या जाऊँगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक ना सकी और भंडाफोड़ हो गया। दादी माँ क्या करती हैं कि उन दोनों को चुपके से एक वहीं पर एक जगह चारपाई पर चादर उड़ाकर सुला देती हैं। लेकिन उस दौरान दादी और उनकी भाभी के बीच ऐसी बात होती है कि उन लेखक को हंसी आ जाती है और वो वहाँ के जो उनकी भाभी होती है वो देख लेती हैं। देबू की माँ ने चादर खींचा। कहो दादी, यह कौन सा बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूँ। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ जोर से भागा और दादी माँ के पास खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया पर में खड़े हो जाते, अभयदान का अर्थ होता है निर्भीकता। यानी क्या होता है, हम कुछ गलत काम करते हैं और कभी जाके किसी बड़ों के पीछे छिप जाते हैं तो क्या होता है कि नहीं, हमें डांट नहीं पड़ेगी, अब हम ठीक है, मतलब सुरक्षित महसूस करते हैं। इसी तरह लेखक भी यहाँ पर महसूस करते हैं। जब वो रात में गीत के समय पकड़े जाते हैं तो क्या करते हैं, दूसरे दिन उनको चढ़ाते हैं लोग, रास्ते में मिलकर उनकी भाभी चढ़ाते हैं, वो देवू की माँ चढ़ाती है तो क्या करते हैं, वो दादी के पीछे जाकर छिप जाते हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ एक एक बात आज कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्य चक्र ने घटनाक्रम जीवन के सूखे पत्ते सा कैसे नाचता है, इसे दादी माँ खूब जानती थीं। दादा की मृत्यु के बाद से वे बहुत उदास रहती, संसार उन्हें धोखे के समान मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम, बगल में छुरी,
दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने अतुल्य यानी बहुत अधिक संपत्ति यानी धन व्यय की। वह घर की तो थी नहीं। यहाँ पर कह रहे हैं कि दादाजी की मृत्यु के बाद दादी माँ उदास रहती थी और उनके श्राद्ध में पिताजी ने बिना सोचे समझे बहुत अत्यधिक धन खर्च कर दिया था। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माँ के दिन कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले के शीत हड्डियों में घुस पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैंने बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैं धीरे से कहा। यहाँ पर लेखक कभी अपनी दादी स्नेह भरी आंखों में, कभी दादी माँ की आंखों में उन्होंने आंसू नहीं देखे थे, लेकिन उस दिन दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक उनकी आंखों में आंसू देखते हैं और उन्हें अच्छा नहीं लगता। और वो फिर जब दादी माँ आंखें खोलती हैं पूजा करने के बाद, तो वो दादी माँ को आवाज़ देते हैं। तब दादी माँ क्या कहती हैं, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओ ना। मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आँखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तब यहाँ लेखक दादी माँ से प्रश्न कहते, दादी माँ, मैं आपसे एक बात पूछूं? तो दादी माँ बोलती, हाँ। तो लेखक कहते हैं, क्या आप रो रही थी? दादी माँ कहती है, चल तू भूखा है, तुझे कुछ। फिर दादी माँ बोलती, मुस्कुराई, बोलती, पागल, तुमने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल। दादी माँ बात को टालते हुए उन्हें रसोई घर की ओर ले जाती हैं। धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। लेखक कहते कि दादी माँ, आप ये गीली धोती तो बदल लो। तो दादी माँ बोलती हैं, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गईं। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी ही हूँ। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहज कर यानी संभाल कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। निशानी में से एक यादगार वस्तु किसी को हम देते हैं तो वो निशानी बोली जाती है। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा, पुराने लोग आगा पीछे सब सोच लेते हैं बेटा। लेखक क्या करें कि जब वो दादी माँ आती हैं, फिर दूसरे दिन देखते हैं कि उनके पिताजी और भैया आंगन में बैठे कुछ सोच रहे होते हैं, उदास चेहरे। और तो दादी माँ बोलती हैं कि क्या हुआ। फिर उन्हें बात पता चलती कि तो वो अपने संदूक से एक कंगन लेके आती हैं। कहते, तुम्हारे पिताजी ने दिया था, आगे पीछे कुछ सोच कर रखा था, मैंने इसे पहना नहीं है, अब यह तुम इसे बेचकर अपने उधार चुका लो। आगे बढ़ते हैं। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया, धुंधली मीन्स की धूमिल, मतलब हल्की सी एकदम छाया विलीन यानी लुप्त हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ाया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखें फैलाकर मेरे खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अभी भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? यहाँ पर लेखक कह रहे हैं, वो सब बातों के बाद लेखक वापस अपने सोच से बाहर आते हैं, तो उन्हें अभी तक विश्वास नहीं था। और वो किशन भैया के द्वारा लिखा गया पत्र वो हाथ लेकर बैठे रहते हैं और वो अभी तक महसूस करते हैं कि क्या, वो अपने आप से प्रश्न करते हैं, क्या दादी माँ नहीं रही? वो जब उन्हें पत्र मिलता, इसका सार क्या है? इसका सार ये है कि जब लेखक को पत्र मिलता है तो वो दादी माँ के साथ समय बिताए हुए पलों को याद करते हैं। पहला पल क्या था कि जब वो छुट्टियों में गांव जाते थे तो वो तालाब के झाग भरे जल में नहाना, उनका बीमार पड़ना और दादी के द्वारा उनका ख्याल रखना। दूसरा क्या हुआ कि जब रामी की चाची को जब दादी ने पैसे दिए थे तो मांगना, लेकिन पैसा ना लेकर उनके ऋण को माफ़ कर देना और 10 रुपये और दे देना उनकी बेटी के लिए। तीसरा क्या था कि जब किशन भैया की शादी थी तो दादी ने कैसे उनका पक्ष लिया। चौथा,
जबकि उनके पिताजी बहुत चिंतित थे, तो उन्होंने क्या किया, अपने सोने के कंगन दिए ताकि वह अपना कर्ज चुका सके। लेखक दादी के इस स्वभाव के को बहुत याद करते हैं और उनके जो आँखों में जो कह सकते हैं कि जो दया थी वो उनको अभी भी याद आती है। वो विश्वास नहीं कर पाते कि दादी माँ उनकी अब नहीं रही। धन्यवाद।